तो सबको जय भीम और फिर से स्वागत। जो भी साथी आ गए हैं आज के लाइव में, आप सब मित्रों का स्वागत। SC ST OBC PO कमेटी BHU, अच्छा ठीक है। आपका भी कहना है कि ऑडियो ठीक ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमारा थोड़ा समय भी हो गया है और हम बातचीत को आगे ले जाते हैं। आप अपने सवाल, अपने संदेश भी कमेंट में देते रहें ताकि हम बातचीत को सुचारू कर पाएंगे। मित्रों, बहुत बिना किसी भूमिका के इस बातचीत को हम शुरू करेंगे। दो चीज़ों को मैं याद करना चाहता हूँ आज के दिन। एक तो कल 15 मई था और 15 मई एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की विश्व प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का उन्मूलन, उस किताब को पहली बार 15 मई 1936 को प्रकाशित किया गया था और उस किताब को आए हुए प्रकाशित हुए 84 साल कल पूरे हुए। दूसरा, दलित बहुजन वैचारिकी में नागरिक अधिकार कार्यकर्ता और एक तरीके से बहुजन आंदोलन में जो एक महत्वपूर्ण मुखर आलोचक के रूप में स्थापित डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को गिरफ्तार किए हुए कल 1 महीना पूरा हुआ। उनकी जेल को 1 महीना हो गया। उनको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन गिरफ्तार किया गया और जैसा कि हम जानते हैं कि डॉक्टर आनंद जो हैं वो बाबा साहब की पौत्री रमा आनंद अम्बेडकर के तेलतुंबड़े के पति हैं। वो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और विश्व प्रसिद्ध स्कॉलर हैं, लिखते रहते हैं। और मैं सोचता हूँ कि हमारे भीतर में एक ऐसी आवाज़ है जो अक्सर हमारे अपने आप को देखने की, आत्मालोचना करने का भी एक मौका देती है। हो सकता है कि हम उनसे कई चीज़ों में ना इत्तेफाकी रखते हैं, उनकी आलोचनाओं को लेकर के कई दिक्कतें हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके भी वो वेल नोन स्कॉलर हैं विश्व प्रसिद्ध रूप से और 30 किताबें लिख चुके हैं। उनके लिखे हुए बहुत सारे शोध दुनिया भर में पढ़े जाते हैं और उनको सुना जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को और भीमा कोरेगांव वाले केस में फंसाते हुए जेल में रखा गया है और वो जेल की अवधि को 1 महीना पूरा हो गया है। तो आज कई सारे साथी कल से ही ये मांग भी उठा रहे हैं कि आनंद तेलतुंबड़े को की रिहाई की जाए और जो भी भीमा कोरेगांव केस में लोग बंद हैं जेलों में उनको रिहा किया जाए। तो इन दो चीज़ों को हम याद करते हुए आज की बातचीत को हम शुरू करेंगे। मित्रों, मुझे जो कहा गया था वो ये था कि मैं अपनी किताब में एक कार सेवक था जो हिंदी में प्रकाशित हुई अक्टूबर 2019 को। नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने उसको छापा और जनवरी 2020 में वो किताब का अंग्रेजी अनुवाद आई कुड नॉट बी हिंदू प्रकाशित होकर के आया। अभी और भाषाओं में भी इसके अनुवाद की प्रक्रिया चल रही है और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि संभवतया अगले 1-1.5 साल में हम भारत की लगभग सभी भाषाओं में इस किताब को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे मित्र इस काम में मदद कर रहे हैं। ये किताब लिखने का आइडिया क्यों मुझे आया, मैं इस की रचना प्रक्रिया और इससे आपको जोड़ना चाहता हूँ, इससे आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आमतौर पे हम वैचारिक बातें काफ़ी करते हैं लेकिन इन चीज़ों से हम छोड़ देते हैं, छूट जाती है कि आखिर क्यों किताब लिखने की नौबत आई, किताब लिखी ही क्यों गई। कभी कभी कुछ साथी पूछते भी हैं कि एजेंडा क्या है लेकिन एजेंडा पूछने वाले जो लोग हैं उनका एजेंडा दूसरा है। मैं आज जो बात कहने वाला हूँ वो हमारी इस किताब की रचना प्रक्रिया, इसकी ज़रूरत,
के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। ये किताब मेरे आरएसएस में रहने के अनुभवों का बयान है। मैं बचपन में 13 साल की उम्र में आरएसएस की शाखा में जाने लगा, और ये कोई विचारधारा से प्रभावित होकर के सोच समझ करके लिया गया निर्णय था, ऐसा नहीं है। मेरे गांव में भूगोल के जो हमारे टीचर थे वो आते थे, और वो 1 घंटे के लिए बच्चों को इकट्ठा करके खेल के लिए इकट्ठा करते, कुछ व्यायाम करवाते, कुछ गाना गवाते थे। तो मेरे अन्य सहपाठी भी जाते थे उसमें, और मैं भी उसमें जाने लग गया। 3-4 महीनों तक तो यही नहीं समझ में आया कि ये क्या चीज़ है। बस यही था कि भाई हम खेलने के लिए जा रहे हैं, और परिवार के लोगों को भी यही लगता था कि बच्चे हैं और खेलने जाते हैं। 5-6 महीने गुजरते गुजरते पता चला कि हम विशेष चयनित लोग हैं, और हम एक ईश्वरीय कार्य को करने के लिए हमारा चयन हुआ है। तो हम राष्ट्र देव की आराधना करने के लिए मानव निर्माण के कारखाने से जुड़ गए हैं। और ये जो मानव निर्माण का कारखाना है, इसके जरिए इससे जुड़ करके हम देश की बड़ी सेवा करने के लिए हमारा चयन हुआ है। ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए एक तरीके से हम आगे बढ़ने लगे। फिर गणवेश आया, फिर ध्वज आया, फिर मैं मुख्य शिक्षक बना, कार्यवाह बना, जिला कार्यालय प्रमुख बना, और पहली कार सेवा जो कि 1990 में हुई, उसमें कार सेवक के नाते मैं निकला। और आगरा के पास टुंडला एक स्टेडियम है, वहां पर हमें गिरफ्तार किया गया। और आगरा वैसे तो पहले तो ले जाया गया मथुरा इंटर कॉलेज में, लेकिन वहाँ जगह नहीं होने की वजह से फिर आगरा ले जाया गया। और आगरा में बहुउद्देशीय स्टेडियम है एक, उसमें एक अस्थायी जेल बनाया गया था, उसमें रखा गया 10 दिन के लिए। बाद में वो कार सेवा स्थगित हो गई। मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, और उन्होंने बाबरी ढांचे को कुछ नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन गोलीबारी हुई, कुछ लोग मारे गए, और यात्रा ये जो कार सेवा थी ये स्थगित हुई। हम लोग वापस लौट आए। 1991 में मार्च के महीने में एक बड़ा आंदोलन हुआ। उस आंदोलन का नाम था गद्दी छोड़ो या मंदिर बनाओ, मंदिर सौंपो। तो उस आंदोलन के तहत हमारे अपने जिले भीलवाड़ा में भी एक रैली वगैरह निकाली गई, और उसी रैली में हमारा पुलिस के साथ एक विवाद हो गया। दरअसल हमारी रैली का टाइम और रूट उस तरफ था जिस तरफ मस्जिद और मुस्लिम बहुल इलाका था, और नमाज का वक्त और हमारी रैली का वक्त लगभग एक जैसा ही था। तो वो एक आपस में झगड़ा होने के चांस की वजह से प्रशासन ने, पुलिस ने ये कहा कि हमारी इस रैली को उधर से नहीं गुजरने दिया जाएगा। चूंकि उस समय भैरव सिंह शेखावत की बीजेपी की सरकार थी, भीलवाड़ा के विधायक भी बंसीलाल पटवा जो थे वो बीजेपी से थे, और हमें लगा कि हमारी सरकार है और हमारा अपना सब कुछ होते हुए हमको कौन रख सकता है। तो पुलिस के साथ एक बड़ा विवाद हुआ, और हम सब लोग चिल्लाए कि क्या गुलमंडी, जिस इलाके से होकर गुजरना था, क्या गुलमंडी पाकिस्तान में है और हम क्यों नहीं गुजर सकते हैं? हम जाएंगे, उधर से ही जाएंगे, इसी वक्त में जाएंगे। तो इस गहमा गहमी में, जद्दोजहद में किसी ने पीछे से पथराव किया, और फिर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, हवाई फायर किए, और फिर फायरिंग किया। और उसमें 2 ऐसे लोग मारे गए जिनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये बिल्कुल भी निर्दोष लोग थे, और बिल्कुल ही जुड़े हुए भी नहीं थे। एक कोई व्यक्ति घर में सोया हुआ था, वो दिन में उठ के बाहर देखा उसने क्या धाए धाए चल रहा है, और वो गोली लग गई, उसको मर गया। और दूसरा कोई मार्केट में आया हुआ था एक गांव से, वो व्यक्ति पुलिस की गोली की भेंट चढ़ गया। संयोग से दोनों हिंदू थे, और हिंदू थे तो फिर संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, सबको एक मौका मिल गया कि उनको भी शहीदों की सूची में रख दिया गया, राम मंदिर, राम भक्त शहीद। और फिर उन शहीदों का और अयोध्या में मारे गए लोगों का अस्थि लेकर के अस्थि कलश यात्रा एक निकाला गया, और उस अस्थि कलश यात्रा के दरमियान उस
यात्रा का मेरे घर पे आना, उनके लिए हमारे यहाँ खाना बनना, उन लोगों का खाना खाने से इनकार करना, पैकेट बांध करके ले जाने की बात कहना और फिर पैकेट ले जा करके भी रास्ते में फेंक जाना, ये सारा घटनाक्रम हुआ। तो इस घटनाक्रम के बाद ये चूंकि मेरे साथ एक व्यक्तिगत जातिगत भेदभाव की घटना थी और मैं उनके लिए अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार था और वो मेरे घर पे खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो इस बात को लेकर के एक लंबा विवाद चला जो अगले 1-1.5 साल चलता रहा आरएसएस में। विभिन्न स्तरों पर जाकर के मैंने बात को रखा और बात को रख करके कहा मैंने कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि बंधु आप बहुत छोटी सी बात को बतंगड़ बनाए हुए हैं, ये कोई मामूली सी बात है। जो लोग आपके यहाँ से आया हुआ खाना लेकर के जीप में पीछे बैठे हुए थे, वो टर्न पे गाड़ी जब मुड़ी तो उनके हाथ से नीचे गिर गया और अब गिरा हुआ खाना तो हम कैसे खा सकते हैं। तो वो दरअसल झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो इस बात को स्वीकार करने के लिए ही तैयार नहीं थे कि उन्होंने कोई भेदभाव किया या उनके भीतर में कोई भेदभाव है। वो इस चीज को उनको स्वीकार करने में तकरीबन 25 साल का एक लंबा अरसा लगा। जब उन्होंने इस बात को स्वीकार किया 2012-13 में जाकर के कि हाँ उनके लोगों द्वारा, वो भी बहुत चालाकी से स्वीकार किया कि वो जो आपके साथ हुआ दुखद व्यवहार वो संघ का अधिकृत व्यवहार नहीं था, वो कुछ कतिपय स्वयंसेवकों का गलत व्यवहार था आपके प्रति, फिर भी हम खेद प्रकट करते हैं। तो इतने इफ बट किंतु परंतु के साथ उन्होंने स्वीकार किया 1991 की घटना को 2013 में जाकर के, और वो भी उनका एक स्वार्थ था क्योंकि तब वो सारी दलित बहुजन मूल निवासी आवाजों को जो भी मजबूती से बोल रहे थे उन सबको बीजेपी में ला रहे थे, संघ में ला रहे थे, और जिसमें उदित राज को भी लाए वो, और अठावले जी भी इधर आए, और रामविलास पासवान ने भी इनका मोर्चा ज्वाइन किया। ये वही समय था जब बहुत सारे जो अम्बेडकराइट मिशन के जो लोग थे उनको झांसे में लेकर के छोटे मोटे राजनीतिक पद, चुनाव लड़ने के प्रलोभन दे करके उनको अपने इसमें समाने, अपने अंदर समाने का प्रक्रिया संघ कर रहा था। वो समय में वो मेरे पास भी आए और मुझे भी एक रिजर्व सीट की विधायकी ऑफर करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो अधिकृत व्यवहार तो नहीं था संघ का, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ, आप अब लौट के आइए और राष्ट्रभक्ति के काम में जुड़िए, राष्ट्र निर्माण के काम में जुड़िए। हालांकि तब से 1991 के बाद से 2013 के बीच में बहुत पानी बह चुका था और बहुत चीज़ें बदल चुकी थी। जब मैं छोड़ के आया तब शायद मैं व्यक्तिगत तौर पे गुस्से की वजह से आया और मुझे लगा कि मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन उसके बाद जब बाहर निकल के आके सब कुछ चीज़ें देखी, बहुजन नायकों को पढ़ा, बाबा साहब को पढ़ा, फुले कबीर अम्बेडकर को और पेरियार को पढ़ा, मान्यवर कांसीराम तब तक बहुत सक्रिय हो चुके थे, उनका बहुत नाम सुनते थे, उनके भाषण बहुजन संगठक वगैरह आता था तो उनको पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो तब तक हमें समझ में आ गया कि भाई ये कौन लोग हैं, ये हमारे लिए कितने घातक लोग हैं। तो मैं तो खैर उनके जाल में नहीं फंसा, लेकिन तब मैंने तय किया कि मैं इस पूरी चीज को एक किताब के रूप में लोगों के सामने लाऊं और इनको एक्सपोज करूं कि ये कैसे लोग हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या तौर तरीका है, इनका एजेंडा क्या है, और ये कैसे हमारे लोगों को फांस लेते हैं। और हमारे लोग जब मैं कह रहा हूं तब मैं पूरे बहुजन वर्ग की बात कर रहा हूं। तो बहुजन वर्ग के लोग कैसे इनके झांसे में आते हैं, इस बात को मैं अपनी कहानी के जरिए कहना चाहता था। तो मैंने 2013 में सोशल मीडिया पर इस किताब को लिखना शुरू किया और मैंने 53 एपिसोड लिखे इसके, और निरंतर फेसबुक पोस्ट के जरिए मैं इसको लिखता रहा। बाद में कई प्रकाशकों ने इसे छापने की इच्छा जताई, पांडुलिपि यहाँ से वहाँ हिंदी के प्रकाशकों के पास घूमती रही, लेकिन ज़्यादातर प्रकाशकों ने जो शुरुआती उत्साह दिखाया उसको किताब में पढ़ करके बाद में वो उत्साह उनका गायब हो गया और उन्होंने कहा इसमें थोड़ी मिर्ची कम करो, थोड़ा इसमें जो विचार है वो तीखे बहुत हैं। तो मैंने कहा ये
किताब है, मैंने कोई सब्जी नहीं बना रखी कि मैं इसमें मिर्ची कम करूं, भिंडी कम करूं। तो ये ऐसी रहेगी, आप अगर छाप सकते हैं तो 5 साल तक ये किताब एक प्रकाशक से दूसरे प्रकाशक की टेबल पर घूमती रही, और अंत में जाकर के 2019 अक्टूबर में नवारुण प्रकाशन गाजियाबाद ने इसको छापने का साहस किया। मैं इस फेसबुक लाइव के जरिए उनको भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसको छापा और वो खतरा उठाया जो कि दूसरे नहीं उठाना चाहते थे। अब किताब का तीसरा संस्करण आने वाला है। 2 संस्करण खत्म हो चुके हैं। पाठकों ने इसको बहुत हाथों हाथ लिया और खूब सारी इसकी समीक्षाएं लिखी गई। निवेदिता मेनन जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसका अनुवाद किया और नवयाना पब्लिकेशन ने इसको अंग्रेजी में छापा, आई कुड नॉट बी हिंदू। और मुझे लगता है कि मैं एक कार सेवक था और आई कुड नॉट बी हिंदू दोनों के आने के बाद एक डिस्कोर्स बना है देश भर में और विदेशों तक में भी, और इस पर बहुत सारे लोगों ने लिखा। अगर आप पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे तो बाबा साहब की जीवनी के जो लेखक हैं क्रिस्टोफर जोफर लॉर्ड, उन्होंने लिखा है। हाल ही में एक हफ्ते पहले ही मैसाचुसेट्स विलियम कॉलेज के जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जोएल ली, उन्होंने भी इंडिया टुडे में एक राइटअप लिखा है। कांचा इलैया साहब ने भी इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है। तो काफ़ी लिखा जा रहा है, काफ़ी पढ़ा जा रहा है। तो ये तो थी किताब की प्रक्रिया, और इस किताब को लिखने का उद्देश्य जो था वो मैंने आपको बताया कि जो आरएसएस का पूरा जो एंटी बहुजन एजेंडा है उसको उजागर करना इस किताब का उद्देश्य रहा। और मुझे खुशी है कि ये किताब अपने उद्देश्य में सफल हो रही है। लोग इसको ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रतिक्रिया कर रहे हैं। दूसरी तरफ आरएसएस की तरफ से बिल्कुल भी एक खामोशी है, मौन है। उन्होंने इग्नोर कर दिया इस सारी चीज़ को, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वो जवाब देंगे तो ये एक विमर्श बनेगा, और वो विमर्श बनाना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इग्नोर कर दो, नज़रअंदाज कर दो। पर मुझे लगता है कि अब वो दौर नहीं है जब बहुजनों की आवाज़ को इग्नोर किया जा सकता है। तो हमारी आवाज़ निरंतर मजबूत होती जा रही है। लेकिन मित्रों, अब आगे की चीज़ में मैं थोड़ी सी बात ये करना चाहता हूँ कि आखिर आरएसएस और बहुजन, ये जो पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स है हेट वाली, ये और हम जो बहुजन लोग हैं, हमारे बीच के रिश्ते क्या हैं, हम वो कैसे हमको यूज कर रहे हैं, और हमारे पढ़े लिखे तमाम लोग कैसे उनके इस मोह पास में फंस जाते हैं और यूज आते रहते हैं। इन विषयों पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। आरएसएस चूंकि आजकल समरसता की बहुत बात करता है, उसने राष्ट्रीय समरसता मंच बना दिया है, और कई सारे ऐसे लोग आगे रख करके वो उदाहरण के रूप में दिखाते हैं कि देखो हम तो कितने आप लोगों के शुभचिंतक हैं। जैसे कि उनका सबसे बड़ा आजकल तर्क ये होता है कि रामनाथ कोविंद जी को उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया। तो मैं कई बार लोगों को कहता हूं कि रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति कोई आरएसएस ने नहीं बनाया। भारत के संविधान की वजह से रामनाथ कोविंद भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनते हैं, न कि इनकी वजह से बनते हैं। और इनको इतना ही शौक है तो आरएसएस का चीफ बनाए किसी को, किसी दलित को, किसी आदिवासी को, किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को, वो करे, वो अपने संगठन के भीतर में करके दिखाए। बाकी तो संविधान प्रदत्त आरक्षण है और बहुत सारे जो चीजें हैं उससे हमारे लोग प्रधानमंत्री भी बनेंगे, राष्ट्रपति भी बनेंगे। के.आर. नारायणन साहब बहुत शानदार अपना कार्यकाल पूरा किया। उन्होंने एक बहुत गरिमापूर्ण तरीके से भारत के राष्ट्रपति के पद पर 5 साल के दायित्व को निभाया। तो ऐसा भी नहीं है कि पहली बार इन्होंने आरएसएस ने कुछ कर दिया हो, लेकिन चूंकि वो ऐसी बातें करते रहते हैं जैसे कि उनसे ज्यादा हमारा हित चिंतक कोई नहीं है। आजकल उनका एक नया एजेंडा ये भी है कि डॉक्टर अंबेडकर आरएसएस के बड़े प्रशंसक थे, वो उनके शिविर में गए, वो गोलवलकर से मिले, हेडगेवार से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, सावरकर उनको बहुत चाहते थे। मतलब पता नहीं क्या क्या चीजें करते रहते हैं। धारा 370 को लेकर के इतना बड़ा बवाल सा मचाया कि डॉक्टर अंबेडकर धारा 370 के विरोध में थे, और इसको हटा करके हमने बाबा साहब को बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि दी। ऐसी भी बातें आपने भी ट्वीट के जरिए और बाकी तमाम जगहों पर देखी सुनी पड़ी होगी।
तो बाबा साहब के पूरे विचार को किस तरीके से वो रख रहे हैं। आजकल उनकी बड़ी प्रिय पुस्तक हो गई आरएसएस वालों की, थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है, उसके रेफरेंस को काट काट करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो मुसलमानों के विरोधी थे, खासतौर पे इस पूरे समुदाय के विरोध में थे। तो बिना रेफरेंस के बात करना, रेफरेंसेस को काट करके बात करना, कहीं की बात कहीं पे स्थापित कर देना, और बिना कही हुई बात, बिना हुई बात को बना करके पेश कर देना, झूठ के निर्माण का जो बड़ा काम है। मैं कई बार सोचता हूं कि ये झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं और इसमें बहुत सारा असत्य ये निर्मित करते हैं और उसको फेंकते रहते हैं लोगों के बीच में। तो ये आजकल बहुत सारा असत्य ये फेंक रहे हैं। लेकिन आरएसएस को देखना भी चाहिए हमको, पूरी कम्युनल पॉलिटिक्स को देखना चाहिए कि आखिर क्या है उसके मूल में, उसके जो हिंदू राष्ट्र का पूरा एजेंडा है वो क्या है और वो किस तरीके से चीजें कर रहे हैं। जो मित्र और जुड़े हैं मैं सबको जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूँ। खासतौर पे वाई के अकेला जी, मैस बरवड़ जी, अंजना आजाद जी, संदीप कुमार जी, दिनेश, विनय कुमार जी और कुलप्रीत राणा जी, आप सब साथियों को बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। आप लोग जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मित्रों, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि आरएसएस का जो एजेंडा है उसके मूल को हमें देखना पड़ेगा कि संघ जाति को लेकर के क्या मानता है। उसने बहुत आंदोलन किया आज तक, कभी गौरक्षा का आंदोलन किया, कभी राम मंदिर का आंदोलन किया, कभी कुछ और आंदोलन किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने 95 साल के उनकी जो सफर है, जर्नी है, उसमें जाति के खात्मे के लिए, जाति के विनाश के लिए, जाति की पूरी प्रथा को नष्ट करने के लिए कोई भी ठीक से कोई आंदोलन किया हो, कोई अभियान चलाया हो, कुछ किया हो? मुझे लगता है कि आप इसका जवाब ना में देंगे, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने किया ही नहीं। और उसको नहीं करने के पीछे कारण ये है कि आरएसएस जाति को हिंदू समाज का वैशिष्ट्य मानता है, विशिष्टता मानता है, और वो सदैव जाति और वर्ण की व्यवस्था का समर्थक रहा है। ये क्लियर है, आप आरएसएस के साहित्य में इसको पढ़ सकते हैं। विचार नवनीत जो बंच ऑफ थॉट है गुरु गोलवलकर का, उसमें भी बहुत साफ तौर पे उन्होंने इन सारी चीजों को लिखा है। वर्ण व्यवस्था को वो केवल एक तरीके से श्रम के विभाजन के रूप में लेते हैं, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर जाति को, वर्ण को श्रम विभाजन से आगे की चीज कहते हैं, और वो श्रमिकों के विभाजन का, इसे श्रमिकों का विभाजन करार देते हैं। तो आरएसएस जाति का समर्थक है, वर्ण का समर्थक है। उसने भारत के संविधान को कभी नहीं माना। आप अगर 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान सभा में अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया संविधान सौंपने के बाद, और 30 नवंबर 1949 को आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने साफ तौर पे लिखा कि ये जो संविधान है ये पश्चिम द्वारा आयातित है और इसने हमारे देश की जो महान संहिता है मनुस्मृति, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि हमारे पास इतनी महत्वपूर्ण चीज है ऑलरेडी, और उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो संविधान को उन्होंने कभी भी नहीं माना। तिरंगे को लेकर के आप सब लोग जानते हैं, उनका राष्ट्रध्वज को लेकर के भी वही विचार रहा। उन्होंने यहाँ तक लिखा, ऑर्गेनाइजर ने फिर से तिरंगे के खिलाफ लिखते हुए ये कहा कि देश का जो झंडा है वो भगवा होना चाहिए, जबकि इन्होंने तीन रंग कर दिया है, और तीन जो है हमारी संस्कृति में बड़ा अशुभ है, तो ये तिरंगा भी इस देश के लिए अशुभ साबित होगा। और 50-55 सालों तक आरएसएस ने अपने किसी भी मुख्यालय पर, किसी भी भवन पर, आरएसएस के जो अपने भवन हैं वहां पर तिरंगा नहीं फहराया। उनकी शाखाओं में तो सवाल ही नहीं उठता, वहां तो वो भगवा ही फहराते हैं, लेकिन इनके मुख्यालयों पर गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पर भी उन्होंने तिरंगा नहीं फहराया।
तो वो कैसे राष्ट्रीय लोग हैं जो न राष्ट्र के संविधान को मानते हैं, न राष्ट्र के झंडे को मानते हैं। ये जो इनके सेकंड सरसंघ चालक थे गुरुजी गोलवलकर, वो शूद्रों और विधर्मी लोगों को दोयम दर्जे की नागरिकता देने के समर्थक थे, और मुसलमानों को और ईसाइयों को तो नागरिकता देने के पक्षधर भी नहीं थे। उनकी किताब में बहुत साफ तौर पे लिखा हुआ है। और वो प्रेरणा ग्रहण करते थे हिटलर से, जो नाजीवाद था जर्मनी का, वहां से प्रेरित होते थे कि कैसे उन्होंने वहां यहूदियों का सफाया किया, ऐसे ही हमको भी यहाँ पर करना चाहिए, ऐसा इनका सोच भी था। मैं कई बार फांसीवाद पर जब बात चलती है तो मैं कई लोगों को ये कहता हूं कि भारत में फांसीवाद से ज्यादा घृणित व्यवस्था जो है वो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, और उसके होते हुए नाजीवाद जो है वो इसके सामने तो कमजोरी है। इतना भयानक वाद सदियों से इस देश में है, मनुवाद के रूप में, ये जो जातीय दंभ के रूप में, ऊंच नीच के भाव के रूप में, ये पहले से बना हुआ है। तो गोलवलकर जी इसी भाव को आगे ले जाते हैं और वो उसके समर्थक हैं। हिंदुत्व की पूरी राजनीति में शूद्र जो हैं, शूद्र जो आज के बहुजन हैं, वो सस्ते श्रमिक हैं या फिर दास और संसाधनहीन लोग होने के योग्य लोग हैं, उससे ज्यादा कुछ चीजें नहीं सोचते हैं। तो ये जो पूरा हिंदुत्व का फ्रेमवर्क है, इस फ्रेमवर्क में हमारे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, वो केवल हमारे को यूज करते हैं। लेकिन कुछ लोग इस भ्रम में वहां चले जाते हैं कि शायद वो हमको कोई सीट दे देंगे, शायद वो हमको प्रोफेसरी दिला देंगे, शायद हम पीएचडी कर रहे हैं तो हमारा ठीक से हम अपना काम कर पाएंगे, डॉक्टरेट जल्दी वो हो जाएगी। ये सब चीजों के चक्कर में जो हमारे लोग फंस रहे हैं, उनके अंत में उनको नतीजे में कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वो पसंद ही नहीं है, उनको किसी भी रूप में पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब काफी सारे मित्र जुड़ गए हैं, और बहुजन छात्र संघ का सवाल है कि युवाओं के प्रश्न पर और बहुजन आंदोलन के विविध आयाम, सभी की सकारात्मक भूमिका क्या हो। बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूं कि ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी सकारात्मक भूमिकाओं के बारे में भी बात करें। हो क्या रहा है कि ये केवल युवाओं की बात नहीं है, लेकिन पूरे बहुजन आंदोलन के साथ ये एक दिक्कत हो गई है कि हम लगभग अतीत जीवी लोग हैं। हम पूरा इतिहास का उत्खनन करते रहते हैं, सुबह से शाम उठ करके धर्म ग्रंथों के पुनर्पाठ में लगे हुए हैं, खोलते हैं, उन्होंने ये लिखा, ब्राह्मणों ने ये लिखा, ऐसा लिखा, वैसा लिखा, और हमारा ज्यादातर टाइम जो है उनको गरियाने में जा रहा है, उनको गाली देने में जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इससे जो एनर्जी हमारी जा रही है उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि कब तक हम केवल दूसरे समुदायों को गाली देते हुए हमारे आंदोलन को आगे ले जाएंगे। हमारे आंदोलन की रचनात्मकता क्या है, हमारे आंदोलन का सृजन क्या है, हमारे आंदोलन का निर्माण क्या है। ठीक है, संघर्ष है, संघर्ष तो होना ही चाहिए, हो रहा है, लेकिन अगर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म जैसी चीजें लिखी जा चुकी है, सच्ची रामायण जैसी किताबें पेरियार ने लिखी, ललाई सिंह यादव ने उसको अनुवाद किया, छापा, और LR वाली साहब ने हिंदू धर्म या कलंक जैसी किताबें लिखी। बहुत सारे हमारे लोगों ने धर्म ग्रंथों को लेकर के पूरा अनुशीलन किया और उनको रिजेक्ट कर दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर अपनी प्रसिद्ध किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में साफ तौर पर कहते हैं कि इस जाति व्यवस्था को बनाए रखने में ये धर्म ग्रंथ और ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, और इनको नकारे बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो हम नकारने के बजाय रात दिन उनका पाठन करें और उन्हीं की चर्चा करें, उन्हीं को फॉरवर्ड करते रहें सोशल मीडिया पर, तो वो हमारे हित में कितना होगा, इस दिशा में हमारे साथियों को सोचना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि जो बहुजन वैचारिकी है, जो हमारा आंदोलन है, और हमारे जो महापुरुष और महानायिकाएं हैं, वो विशुद्ध रूप से मानवतावादी दृष्टिकोण के लोग हैं, समतावादी दृष्टिकोण के लोग हैं। तो न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो भाव है, जो हमारे संविधान में भी प्रियम्बल में दिया गया, वो हमारे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण भाव है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोगों के साथ नफरत वाली चीज में न जाएं, हमारी भूमिका सकारात्मक हो,
और मैं बहुजन आंदोलन को खास तौर पे आज कहना चाहता हूं कि ठीक है, जो कुछ हमारे साथ हुआ वो तो रिकॉर्ड पर है, जो कुछ भी गलत हुआ उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, वो तो हुआ ही है और वो सब लोग जानते हैं, वो लिखा जा चुका है, बाबा साहब ने भी लिखा है, सब चीजें हैं, उसका कानूनी विधिक उपचार करने की भी व्यवस्था दी गई है। लेकिन क्या केवल और केवल मनुवाद को गाली दे करके, ब्राह्मणवाद को गाली दे करके, या ये कहते हुए कि हम यूरेशियनों को फेंक देंगे इस देश से बाहर, या ब्राह्मण विदेशी है, फलाना ठिकाना है, इससे हमारे समाज का क्या भला होने जा रहा है? आज जब हमारा समाज सर्वाधिक संसाधनों के अभाव से जूझ रहा है, अधिकार विहीनता से जूझ रहा है, तब हम केवल कुछ समुदायों को गरिया देने भर से हम कैसे हमारे आंदोलन को आगे ले जाएंगे? मैं कुछ सालों से देश भर में यात्राएं करता हूं और विभिन्न समुदायों से मिलता हूं, विभिन्न आंदोलनों से मिलता हूं, खासतौर पे बहुजन आंदोलन की जो अलग अलग पार्ट हैं एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, उन सारे मंचों पे भी जाता हूं, उनके अगुवाओं से भी बात करता हूं। मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं जो कि मैं आज यहां भी पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग, बहुत सारे स्कॉलर, बहुत सारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और उस तरह के पीएचडी स्कॉलर, सारे लोग इससे जुड़े हुए होंगे जो आज बात को सुन रहे होंगे। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे पास भविष्य का रोड मैप क्या है? क्या बहुजन आंदोलन के पास, बहुजन वैचारिकी के पास अगले 50 साल या अगले 100 साल हमारा समाज कहां होगा, उसका कोई खाका है क्या? हम सांस्कृतिक रूप से कहां होंगे, सामाजिक रूप से कहां होंगे, राजनीतिक रूप से कहां होंगे, हमारा धार्मिक रूप से हम क्या स्थिति में रह रहे होंगे, इसको लेकर के क्या चीज है हमारे पास? मैं कई बार आश्चर्य से भर जाता हूं जब आगे की बात करते हैं तो लोग आगे की बात के बजाय पीछे की बात करते हैं कि नहीं जी 5000 साल से हमको दबाया जा रहा है। हमने कहा हाँ ठीक है, उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल मैं तो सहमत हूं और मैं खुद भुक्तभोगी हूं कि हमारे साथ सदियों से उत्पीड़न हुआ, हजारों साल से उत्पीड़न हुआ, लेकिन वो है, वो हो गया। अब आगे क्या करना है, आगे कैसे जाएं, उसकी दिशा में हमारे पास क्या है? क्या हमने कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए? हमारे पास कितनी यूनिवर्सिटी इस देश में जो हमारे लोग ऑन करते हो? हमारे पास कितने अस्पताल हैं? मुश्किल से कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बनाए होंगे, बहुत कम हैं। हमारे पास हमारे धम्म देशना को आगे बढ़ाने के लिए कितने इंस्टीट्यूशंस हैं? आज अगर हमें कोई दिक्कत होती है, मैं तो कई बार अपने लोगों के कार्यक्रमों में जाता हूं, उनको एक कार्यक्रम करने के लिए, बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हमको उन्हीं समुदायों को जिनको हम गाली देते हैं उनके भवन किराए पर लेने पड़ते हैं और वहां हमें करना पड़ता है, या फिर हमको सड़कों पे करना पड़ता है या पार्कों में करना पड़ता है। तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें रचनात्मक, जो सकारात्मक भूमिका की बात हमारे बहुजन छात्र संघ के साथियों ने पूछा, उसकी जरूरत है। तो हमें संघर्ष के साथ साथ निर्माण में भी कूदना पड़ेगा, रचनात्मक चीजों में भी कूदना पड़ेगा, और हमें उत्पीड़ित लोगों की एकता बनानी पड़ेगी। अगर हम भी जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे जज करते हैं, भेदभाव करते हैं, घृणा फैलाते हैं, और जैसा हमारे साथ हुआ कि लोग हमारी जाति सरनेम देख करके ही हमारे साथ नफरत करने लग जाते हैं, वो ये भी नहीं जानते कि हमारा विचार क्या है, हमारे में क्या प्रतिभा है या नहीं है। वो केवल इतना सा जानते हैं कि अच्छा इनके नाम के पीछे ऐसा है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो फिर ये तो ऐसे ही लोग होंगे। क्या हमने रिवर्स में वही करना शुरू कर दिया कि हम भी कुछ समुदायों को लेकर के ऐसे ही हो गए कि हाँ अगर ये है तो फिर ये सब उत्पीड़ित शोषक होंगे, उत्पीड़न करता होंगे, साजिश करता होंगे? मित्रों, मुझे लगता है कि इन चीजों को भी ठीक से देखने की जरूरत है। अगर हम नस्लीय विचार रख रहे हैं, अगर हमारे भीतर जातियों को लेकर घृणा है, अगर हमारे में वर्ग स्थिरता पैदा हो चुकी है, ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं कि हम भी जातियों को देख करके ही नफरत कर रहे हैं, तो फिर हम में ये नए किस्म का ब्राह्मणवाद है, यही मनुवाद है। तो इससे बचा जाना बहुत जरूरी है। मैं आजकल युवाओं की खासतौर पे सोशल मीडिया पर भूमिका को जो देखता हूं, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हम कितनी अपनी एनर्जी को नष्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है,
अगर हम अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करें, नेटवर्किंग करने के लिए इस्तेमाल करें। जैसे आज हम बात कर रहे हैं तो ये एक नेटवर्किंग है कि हम कितने सारे मित्र जो एक दूसरे से कभी नहीं मिले होंगे, लेकिन हम एक दूसरे की बात को पहचान पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं। ये तरीका है कि हम अपनी बातों को, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है तो बाबा साहब के साहित्य में से कुछ कोटेशन ही लगा लगा करके पोस्ट करते रहे, बजाय कि हम किसी समुदाय को गालियां दें, कुछ किसी किन्हीं के महापुरुषों को इंगित करें या कुछ और चीजें करें। फिर दिक्कत ये होती है कि वो ऐसी चीज हम लिखते हैं, फिर आईटी एक्ट में मुकदमे होते हैं, हेड स्पीचेज में हमारे लोग फांसे जाते हैं, और फिर अच्छे भले साथियों का, मैं राजस्थान में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखता हूँ। हमारे बहुत उत्साही नौजवानों ने इस चक्कर में आकर के विभिन्न प्रकार के पोस्ट लिखे, और बाद में जब उन पर एफआईआर दर्ज हुई तो जो लोग उनको प्रेरित कर रहे थे ये सब करने के लिए, वो सब गायब हो गए। कोई मदद करने के लिए नहीं आया, कोई उनके लिए लीगल बैटल के लिए नहीं आया, और अंत में उनको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ी। तो मेरा ये कहना है कि खासतौर पे यूथ को, कि आप चाहे इंस्टाग्राम पर हैं, आप चाहे जिस भी जगह पर हैं, चाहे आप ट्विटर पे हैं, फेसबुक पर हैं, या और किसी भी जगह पर आप सक्रिय हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। और विचारधारा वो नहीं है जो नफरत फैलाती है। हम बाबा साहब, बुद्ध, कबीर, फुले, रविदास की विचारधारा, मान्यवर की विचारधारा नफरत की विचारधारा हो ही नहीं सकती। मेरा यह मानना है कि श्रमण की विचारधारा बराबरी की विचारधारा है, करुणा और मैत्री की विचारधारा है। तो श्रमण की संस्कृति कभी भी नफरत की बात कर ही नहीं सकती है, क्योंकि नफरत करने वाली ब्राह्मण संस्कृति के खिलाफ ये वैकल्पिक रूप से पूरा एक खड़ा हुआ है, जो सदैव से लड़ता आ रहा है, सदियों से लड़ता आ रहा है। वो धारा अगर आज नफरत में बदल जा रही है, तो मेरा ये मानना है कि ये हमारी श्रमण संस्कृति का ब्राह्मणीकरण हो रहा है। तो इसको बचाना बहुत जरूरी है। हम लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम सकारात्मक रहें और अच्छे तरीके से हम बात को करें। दूसरा, मैं एक और चीज आज कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ बड़ा प्योरिटी का कंसेप्ट आ गया, शुद्धता का। जैसे 24 कैरेट शुद्ध अम्बेडकराइट चाहिए हमको, कट्टर अम्बेडकरवादी। मैं कई बार सोचता हूं, बाबा साहब को मानने वाले लोग कट्टर कैसे हो सकते हैं? अम्बेडकर और कट्टरता कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। प्रखर अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, कट्टर अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते हैं। बाबा साहब को मानने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले तो बिल्कुल खुले दिमाग के लोग होंगे, प्रोग्रेसिव होंगे, मॉडर्न होंगे, वैज्ञानिक चेतना से लेस होंगे। वो बंद बुद्धि के लोग हो नहीं सकते, मंद बुद्धि के लोग नहीं हो सकते हैं, खुले दिमाग के लोग होंगे, जैसे बाबा साहब थे। पूरी दुनिया भर के ज्ञान को उन्होंने ग्रहण किया और सबसे बेस्ट चीजों को उन्होंने दिया दुनिया को। ऐसा मानवता का पाठ, उन्होंने कोई कटुता नहीं रखी। आप अगर भारत का संविधान आप देख रहे हैं मेरे यहाँ पीछे ही, संविधान का पहला पेज खोल के देखिए, प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, उसको देखिए। उसमें जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की बात की गई। बाबा साहब बंधुता की बात कर रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। बाबा साहब के पास तो वो था, शक्ति थी उस समय, कलम थी कि वो अपनी कटुता को उजागर कर पाते, पर क्या किया उन्होंने ऐसा? मुझे लगता है कि नहीं किया। बाबा साहब को मालूम था कि एक नया भारत बना रहे हैं हम, और नया भारत मैं मानता हूं कि 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ, उस दिन से जो भारत बनता है वो नया भारत है। और हम भारतीय हैं प्रथमतः और अंतिमतः, जैसे बाबा साहब कहते हैं। और हमारा धर्म ग्रंथ जो कुछ भी है वो भारत का संविधान है, और संविधान हमें किसी से नफरत करने की इजाजत नहीं देता है। जो लोग नफरत करते हैं उनसे नफरत सीख करके हम पलट के नफरत कर रहे हैं प्रतिक्रिया में, और हम कहते हैं कि वो भी तो कर रहे हैं, हम भी करेंगे। ये कोई बात नहीं हुई। वो इसलिए कर रहे हैं कि उनका जो ब्राह्मणवादी विचार है, उनका जो मनोवादी विचार है, वो नफरत करना सिखाता है। हमारा संविधानवादी, मानवतावादी, बुद्धवादी, अम्बेडकरवादी विचार है, वो हमें नफरत करना नहीं सिखाता है, वो हमें प्रेम करना सिखाता है, वो हमें करुणा और दया भरता है। वहां तो वैदिक हिंसा को हिंसा ही नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ बाबा साहब तो इस चीज को, हमारे यहाँ तो अहिंसा कितना बड़ा एक मूल्य है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है
कि हम प्रतिक्रिया करते करते उन जैसे हो गए हैं, दूसरों जैसे हो गए हैं। हमने बाबा साहब को समझा या नहीं समझा, ये समझना बहुत जरूरी है। और हमको कोशिश करनी पड़ेगी कि हम शुद्धतावाद के 100% और 24 कैरेट के अम्बेडकरवादी होने के नाम पर एक दूसरे को गरियाएं नहीं। कई बार मैं महाराष्ट्र में भी जाता हूँ तो मुझे वहाँ बातचीत में ऐसा लगता है कि उनको कई बार ऐसा महसूस होता है कि भाई अब भी तुम राजस्थान के लोग या नॉर्थ इंडिया के दूसरे स्टेट के जो लोग हैं, तुम क्या अम्बेडकरवाद को जानोगे। तो क्योंकि सही भी बात है, हमारे यहाँ तो बाबा साहब पहुँचते पहुँचते पहुँचे हैं और उनको बाय बर्थ मिला है, 3 पीढ़ियों से वहाँ लोग हैं। उनमें से किसी न किसी के दादाजी ऐसे होंगे, रहे होंगे जो बाबा साहब के आंदोलन में रहे होंगे, तो वो ज़्यादा अवसरवान लोग हैं, अच्छी भी बात है। लेकिन क्या आप महज इस कारण दूसरे लोगों को ये कह सकते हो कि आप अम्बेडकरवादी नहीं हो, क्योंकि हम जो लोग हैं हम ही शुद्ध अम्बेडकरवादी हैं? या कोई कहे कि मैंने बाबा साहब का पूरा साहित्य पढ़ा है इसलिए मैं अम्बेडकरवादी हूं और जिसने नहीं पढ़ा वो अम्बेडकरवादी नहीं है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? या हमने वो हाथी की कथा जैसा अम्बेडकरवाद अपना लिया है कि वो 4 अंधों ने जैसा हाथी देखा, पूंछ देखी तो पूंछ को हाथी माना, किसी ने सूंड देखी तो सूंड को हाथी माना, किसी ने पेट देखा तो पेट को हाथी माना। हम भी वैसा ही हो गए। कुछ लोगों को लगता है कि जो 22 प्रतिज्ञाएं नहीं फॉलो करते हैं वो कैसे अम्बेडकरवादी हो सकते हैं। कुछ को लगता है जो धर्मांतरण नहीं किए वो कैसे अम्बेडकरवादी होंगे। कुछ को लगता है कि बाकी सब छोड़िए, बस केवल सत्ता की चाबी पकड़ लीजिए, बाबा साहब ने जो कहा बस वो सत्ता से ही चीजें बदलेगी। तो किसी को लगता है कि समाज बदलेगा तो राज बदलेगा, बाकी तो बदलेगा नहीं। मेरा ये कहना है मित्रों, हमें सब प्रकार के लोगों की जरूरत है। हमें राजनीतिक धारा के लोगों की भी जरूरत है, हमें सांस्कृतिक धारा के लोगों की भी जरूरत है, हमें हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल लोगों की भी जरूरत है। हमारा समाज का इंटेलेक्ट कहाँ है? हमारे यहाँ इंटेलिजेंसिया को लेकर के इतना नफरत का भाव है। मैं थोड़े दिनों पहले एक चीज देख रहा था कि एक साथी ने मुझे लिखा कि आप जैसे कलम कसाई लोगों की हमें जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको कहा भाई पहली बात तो ये शब्द आप बहुत अच्छा लाए, कलम कसाई। मैंने कहा कलम से रिश्ता रखना पड़ेगा। बाबा साहब ने भी कलम से रिश्ता रखा, उन्होंने कहा बंदूक की जरूरत नहीं है, कलम से क्रांति आती है। तो हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों को, सोचने विचारने वाले लोगों को, पढ़ने लिखने वाले लोगों को एक हिकारत के भाव से देखने की प्रवृत्ति बन गई है। तो इस प्रवृत्ति को हमको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं है, ये गुलामी शास्त्रों की भी है। और अगर आपकी गुलामी शास्त्रीय है तो आपको बुद्धिजीविता के जितने भी प्लेटफॉर्म है, जितने भी मठ हैं, वहां दस्तक देनी पड़ेगी, वहां भी कब्जा करना पड़ेगा। क्योंकि ये शास्त्रीय गुलामी बहुत महीन है और वो हमें शास्त्रों से गवर्न कर रहे हैं। तो हमें अपने जब शास्त्र रचने हैं, अपने तौर तरीकों से चीजों को करना है, तो जो इंटेलिजेंसिया है, जो इंटेलेक्चुअल लोगों का जो स्पेयर है, वहां पर गए बगैर हम काम नहीं कर सकते। हमें ये भी समझना पड़ेगा। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि राजनीति की भी जरूरत है, हमें सांस्कृतिक चीजों की भी जरूरत है, हमें एक धार्मिक आंदोलन की भी जरूरत है, हमें सांस्कृतिक चीजों की भी जरूरत है, सामाजिक चीजों की भी जरूरत है, आर्थिक संसाधनों की बहुत सर्वाधिक जरूरत है आज की तारीख में। तो हम एक एक चीज के साथ नहीं चल सकते हैं। हमें एक समग्र बहुजन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा जिसकी अपनी दृष्टि हो, उसकी आध्यात्मिक दृष्टि हो, धार्मिक दृष्टि हो, उसकी एक आर्थिक रोड मैप हो पूरा कि कैसे हमारा समाज आगे जाकर के क्या करेगा। क्या वो जीवन भर लेबर क्लास ही रहेगा, या ये मुट्ठी भर जो लोग रिजर्वेशन के जरिए मध्यम वर्ग बन गया है वो उतना सा ही रहेगा? अब तो और दिक्कत हो गई है, क्योंकि हर दिन जो न्यायिक सक्रियता है देश में, कोर्टों के जो चीजें चल रही है, उन सारी चीजों की वजह से हमारी सारी आने वाले समय में मुझे लगता है कि कहाँ होंगी आपकी नौकरियां और क्या सारी चीज होगी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आप साथियों ने तो बड़ी लड़ाई लड़ी है 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ, तो मैं आपको वो नहीं समझाना चाहता, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारे पास क्या चीजें हैं, तो कैसे हमारा समाज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर समाज बने, वो चीज हमको करनी पड़ेगी। हम सांस्कृतिक रूप से क्यों दूसरों के गाने गाएंगे, क्यों दूसरों के नाटक देखेंगे, क्यों हम हमारी फिल्में नहीं बनाएंगे? मुझे लगता है कि हमें वो सब चीजें करने की जरूरत है। हमें एक समग्र बहुजन आंदोलन बनाना पड़ेगा जिसकी अपनी एक लंबी दृष्टि हो और वो लंबे समय तक चीजों को कर सके और उस तरीके से नेतृत्व कर सके। तो एक दूसरे से लड़ने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को गरियाने की जरूरत नहीं है। अभी हजारों हजार लीडरों की जरूरत है, करोड़ों बहुजनों की नेतृत्व के लिए। जो मुट्ठी भर आज लोग हैं,
इनको आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? अभी तो कितने ही हम जैसे लाखों लोग आज चाहिए नेतृत्व में, तब जाकर के मैं सोचता हूं कि 10 लाख नेतृत्वकर्ता आज की तारीख में अगर हों, तब जाकर के हमारा आंदोलन जो है आगे बढ़ेगा, और वो हर क्षेत्र में होना चाहिए। रविंद्र प्रकाश भारती जी लिख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की भूमिका भी अवसरवादी न होकर समाज जोड़ने वाली सक्रिय भूमिका की भी जरूरत है। रविंद्र जी, आपने जो ये चिंता प्रकट की, ये सबसे महत्वपूर्ण चिंता है। बाबा साहब का एक प्रसिद्ध कोटेशन तो आप सब लोग जानते हैं, जो उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को इंगित करते हुए कहा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे समाज का जो मध्यम वर्ग उभर करके आया, पढ़ा लिखा जो तबका है, जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो गया है, मैं आजकल उनको सबसे ज्यादा अवसरवादी लोगों के रूप में देखता हूं। और ये लोग सबसे ज्यादा कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन में भी है। आरएसएस में जितने हमारे वर्ग के जो लोग मिलते हैं, मैं उनका जब बैकग्राउंड पता करता हूं तो पता चलता है कि ये शिक्षक हैं, लेक्चरर हैं, कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, या कहीं शोध करने में लगे हुए साथी हैं। हमारा जो समुदाय है, जिनकी ये भूमिका थी कि वो अगर उनका पेट भर गया है तो वो बाकी के जो लोग छूट गए हैं उन लोगों का हाथ पकड़ करके साथ लाए। हमारे कितने आईएएस आईपीएस हैं, कितने आईआरएस हैं, कितने राज्य सर्विसेज के लोग हैं जो हमारी बस्तियों में जाकर के बात कर रहे हो, हमारे लोगों से मिल रहे हो। इतने सारे आईएएस आईपीएस के होते हुए आज भी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती है, कई बार राज्य का डीजीपी हमारे समुदाय का व्यक्ति होता है, उसके बावजूद हमारे लोगों पर एट्रोसिटी होती है, तो फिर हम क्या निभा रहे हैं, हम कितना कर पा रहे हैं? बाबा साहब ने तो बहुत कुछ किया, और भी महापुरुषों ने बहुत कुछ किया, मान्यवर ने बहुत कुछ किया, लेकिन आज इतना साधन संसाधन, पढ़ाई लिखाई सब कुछ होने के बावजूद हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम व्यक्तिगत हितों में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि हमें समाज का जो सामुदायिक हित था उसकी चिंता करना हमने छोड़ दिया है। हमको लगता है कि ठीक है, मैं अपने बाल बच्चे पाल लूं। कई बार ऐसे भी उदाहरण सामने आ रहे हैं जब सगे भाई के बच्चों को भी नहीं पढ़ा रहे हैं हमारे जो साथी लोग हैं। क्या ये अच्छी परिस्थिति है? क्या केवल हमें अपनी बीवी और बच्चों को ही पालना है, या अपना ही ठीक से खाना खाना है, बढ़िया सा घर बना लेना है? मैं ऐसे साथियों से भी मिला जो आरएसएस के प्रभाव में आकर के, इस कम्युनल पूरी पॉलिटिक्स और इनके चक्कर में आकर के वो अपनी बस्तियों से निकल करके दूसरी बस्तियों में जाकर के उन्होंने अपना बढ़िया सा बंगला बनाया। और आजकल जब वो अपनी बस्ती में जाते हैं तो वो फेसबुक पे लिखते हैं कि मैंने आज सेवा बस्ती का दौरा किया, और वो उनकी भाषा में वो मलिन बस्ती कहते हैं अपनी बस्ती, जिस बस्ती से वो निकल करके आए। मैं कहता हूं कि क्यों वो सेवा बस्ती है, क्यों वो मलिन बस्ती है आज भी? और आप केवल निकल के चले गए, आपने एक अच्छा सा घर बना लिया, आपने अपना अच्छा सा जीवन बना लिया, इससे काम चलेगा क्या? फिर तो बाबा साहब को आना ही नहीं चाहिए था भारत में। उनको कोलंबिया ही ठहर जाते या लंदन ही रह जाते वो, और अच्छा सा जीवन जीते वो, कोई जरूरत नहीं पड़ती उनको, बच्चे नहीं खोने पड़ते, रमा माई को नहीं खोना पड़ता। उन्होंने कितना खोया, कितना हमारे समाज को ले दिया। मान्यवर भी आराम से रह सकते थे, उनको तो नौकरी थी उस समय, और अच्छे से ही रहते वो सारे लोग। क्यों लोग अपना जीवन देते हैं? पागल नहीं हैं ये सारे लोग, लेकिन हम पागल हैं। पूरा समाज आज जो अच्छी स्थिति में लोग पहुंच गए हैं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो निराशाजनक है। तो मेरा ये मानना है कि हम जो सक्षम हो गए हैं, हमें अनिवार्य रूप से अपने समुदाय की तरफ लौटना है, और जो पे बैक टू सोसाइटी का कंसेप्ट है उसको पूरा करना है। हम अपनी क्षमता जितनी भी है, जो भी हम कर सकते हैं, जिस तरीके, अगर हम डॉक्टर हैं तो हम अपने बस्तियों में जाकर के, क्योंकि सर्वाधिक आज जो इलाज के अभाव में कौन दम तोड़ रहा है, शिक्षा सबसे कम किसको मिल रही है, तो क्या हम अपने लोगों के बीच में, गांवों में जाकर के, अपनी बस्तियों में, स्लम्स में जाकर के, हमारी मजदूर बस्तियों में जाकर के हम अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? और नहीं कर पा रहे, और बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी भाषण देने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही काम शुरू कर दीजिए। जो जिस प्रोफेशन में आप हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप जो लिख रहे हैं उसमें वो दृष्टिकोण बांध लीजिए कि मुझे अपने बहुजनों की आवाज को प्रखर मुखर करना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो महीने में एक कैंप लगा दीजिए 4 डॉक्टर के साथ मिलकर के। अगर आप अध्यापक हैं तो 2 बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले लीजिए, या कोई एक साप्ताहिक अध्ययन का एक कुछ ग्रुप बना लीजिए अपनी बस्ती में जाकर के। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन
अगर आप नहीं करेंगे तो ये समाज जिस गुलामी में पहले था, मैं आज साफ तौर पे देख पा रहा हूं, और आफ्टर कोरोना तो दिख ही रहा है कि आज ये जो जितने भी लोग प्रवासी मजदूर लौट के आ रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हमारे लोग हैं। ये जो मारे जा रहे हैं, ये जो पैरों में फफोले लिए हुए, छाले लिए हुए, आंखों में आंसू और भूखे पेट जो चलते हुए लोग आ रहे हैं, ये बहुजन समाज के लोग हैं। क्या दशा हो गई है हमारे लोगों की इस देश में, और क्या कर रहे हैं हम? ये फिर लौट के जब गांवों में जाएंगे तो क्या होगा? बहुत बड़े पैमाने पर भूमिहीन लोग हैं ये, इनको कोई काम नहीं मिलने वाला, और काम मिलेगा तो बेगारी का काम मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी भी पूरी नहीं मिलने वाली है, कम दाम पर इनका शोषण किया जाएगा। इनके लिए क्या सोच रहे हैं हम? हमें बिल्कुल ये सारी चीजों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ये नहीं सोच पा रहे हैं तो हमारा जो समाज है ये नष्ट हो जाएगा, हमारे देखते देखते नष्ट हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है कि हमें इतना लंबा सोचना पड़ेगा कि हम योजना बनाएं कि 5 साल हमारा, आने वाले 5 साल हमारा बहुजन समाज कहां होगा। इमीडिएट तो ये है कि आज को कोविड-19 के बाद हमारे समाज की जो परिस्थितियां हैं, इसको हम ठीक कैसे करें। इसके बाद में हमें यह सोचना पड़ेगा लंबा थोड़ा सा कि 5 साल बाद हमारा समाज कहां होगा, 50 साल बाद हमारा समाज कहां होगा, 100 साल बाद और 200 साल बाद हमारा समाज कहां होगा। क्योंकि जिन समाजों को हम गालियां दे रहे हैं, वो समाज ये सोच रहे हैं कि उनका समाज 1000 साल बाद कहां होगा। इतनी लंबी दृष्टि रखनी पड़ेगी। ये जो बार बार हम पीछे मुड़ के देखते हैं, 5000 साल, 5000 साल, 5000 साल, इसको थोड़ा रोकिए। मेरा ये निवेदन है कि धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ बंद कीजिए, इतिहास का उत्खनन स्टॉप कर दीजिए, गाली देना वाला काम भी बंद कर दीजिए। पूरी तरीके से हमारी एनर्जी, हमारा एक एक पैसा, हमारी एक एक सांस, हमारा सब कुछ हमारे समाज के निर्माण, उत्थान, उसमें हमको लगा देना है। और अगर लड़ना भी है तो गाली देकर के नहीं, तार्किक रूप से फैक्ट के साथ लड़ें। राइट टू इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए हम फैक्ट को निकालें, और हम पूछें कि किसके पास प्रॉपर्टी है, किनके पास फैक्ट्रियां हैं, किनके पास जमीनें हैं, संसाधन किनके पास है, और इन संसाधनों में बंटवारा कैसे हो, हमारा भाग सहभाग उसमें कैसे आए, हमारे लोगों तक चीजें कैसे आए, जो भूमिहीन है उनको भूमि कैसे मिले। मित्रों, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा, लेकिन मेरा यह कहना है कि हमारी जो अस्मिता की लड़ाई है, जो हमारी आइडेंटिटी की लड़ाई है बहुजन आंदोलन की, उससे आगे जाकर के एक कदम और आगे बढ़ते हुए हमें अस्तित्व की लड़ाई की तरफ आगे बढ़ना है, अस्मिता से अस्तित्व की ओर। क्योंकि आज जो लड़ाई है वो अस्तित्व की लड़ाई है। हर जगह जो हमको लड़ना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है, वो या तो हम मिट जाएंगे या फिर हम अपने आप को बचा ले जाएंगे। तो हम क्या पसंद करेंगे कि हम एकजुट हों सारे लोग मिलकर के और हम अपने आप को बचा ले जाएं, या फिर हम मिट जाएं टुकड़े टुकड़ों में, हम एक दूसरे को लड़ते हुए, झगड़ते हुए, एक दूसरे को आलोचना करते हुए, क्योंकि दूसरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हम ही अपनी आलोचना करते रहेंगे। और मेरा ये कहना है मित्रों, फिर से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जो श्रमण की महान गौरवशाली परंपरा है, वो नफरत की, घृणा की, वैर की विचारधारा नहीं है। वो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि घृणा से घृणा को काटा नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे भीतर अगर कोई हमको नफरती चिंटू बना रहा है, घृणा की कोई विचारधारा फैला रहा है, तो रोकिए उसको और कहिए कि मत करिए ये, क्योंकि घृणा दूसरे को बाद में इफेक्ट करती है, सबसे पहले हमारे अपने को इफेक्ट करती है। तो मेरा तो निवेदन है कि हम एक रचनात्मकता के साथ एक समाज निर्माण की पूरी भूमिका बनाते हुए और पूरा पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ एक लंबा सोच रखते हुए आगे बढ़ें और एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ें, और ये लोकतांत्रिक समझ के साथ आगे बढ़ें कि हाँ, हमारे बीच में मतभेद होंगे, कई प्रकार के मतभेद होंगे, असहमतियां रहेगी। असहमतियां लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे। तो हमारे बीच में विभिन्न प्रकार के संगठन भी रहेंगे, विभिन्न प्रकार के नेता भी रहेंगे, तरह तरह की चीजें लिखने वाले लोग भी रहेंगे, तरह तरह से बात कहने वाले लोग भी रहेंगे, और उनके बीच में असहमतियां भी रहेगी। लेकिन तमाम असहमतियों के बावजूद हमको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। हमें कुछ न्यूनतम साझा मिलन बिंदु बनाने पड़ेंगे, जहां से हम इकट्ठा आ सकें, जहां आकर के हम बात कर सकें। मैं आज इस लाइव के माध्यम से आप तमाम लोगों से अनुरोध करता हूं कि क्या हम देश भर में एक संवाद की प्रक्रिया चलाएं, जहां हम एक ऐसा बहुजन मैनिफेस्टो तैयार कर सकें जो हमारे समाज की
अगले 200 सालों तक के लिए पूरा नेतृत्व कर सके, एक विजन डॉक्यूमेंट हम बनाएं और जगह जगह पर हम मिलें। हम पहाड़ी इलाकों में मिलें, हम दक्षिण भारत में मिलें, हम पूर्वोत्तर में मिलें, हम महाराष्ट्र में मिलें, राजस्थान में मिलें और मिलकर के विभिन्न तरह के जो लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हैं, समाज में हैं, धार्मिक चीजें कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उन सबको इकट्ठा लाएं और हम एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट बनाएं जिसके आलोक में हमारा समाज आगे बढ़ सके और चीजों को आगे ले जा सके। तो मित्रों, हम सबको इकट्ठा आने की जरूरत है, ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि हमारे बीच मतभेद भी रहेंगे। हम मतभेदों को मानते हुए, क्योंकि लोकतंत्र वही सिखाता है हमको, कटुता नहीं रखेंगे, गाली नहीं देंगे और हम किसी के प्रति नफरत का जो विचार है उसको नहीं फैलाएंगे, नस्लवाद नहीं फैलाएंगे, जातिवाद नहीं फैलाएंगे। हम हमारे महापुरुषों, महास्त्रियों का जो हमें मिला है मार्गदर्शन, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको दीपक बनाते हुए हम आगे ले जाएंगे अपने पूरे आंदोलन को। हमारे एक हाथ में तिरंगा और एक हाथ में संविधान होगा और मुझे लगता है कि जहां बाबा साहब अम्बेडकर, फुले, कबीर, रविदास और बुद्ध जैसे और मान्यवर जैसे हमारे अग्रणी, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसे अग्रणी लोग हमारे बीच हैं, इतनी बड़ी हमारे बीच में हमारी इतनी बड़ी लिगेसी है, उसके होते हुए हमें किसी को गाली देने की और किसी के खिलाफ नफरत भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपना एक ऐसा भारत बनाएंगे जो न्याय और समानता पर आधारित होगा, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित होगा और वो पूरी तरीके से संविधान में वर्णित जो आइडिया ऑफ इंडिया है उस पर आधारित होगा। तो ऐसा हम एक देश बनाएं और उसके लिए हमारा बहुजन आंदोलन काम करे, ऐसी मैं आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूं। मैं तमाम मित्रों का धन्यवाद देता हूं। प्रिया भारतीय जी, आपका भी धन्यवाद, आपका कमेंट में पढ़ रहा हूँ, आपने सराहना की है, मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ। शंकर सुगंध सालवी जी लाछुड़ा से जुड़े हैं, बॉबी कुमार जी, मुकेश कुमार जी और भी तमाम महेश जी, तमाम मित्र जो आज की बातचीत में जुड़े हैं, अंजना आजाद जी, आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है। मैंने रविंद्र प्रकाश जी से कहा था कि हम बातचीत को 40 मिनट में बांधें, क्योंकि होता क्या है कि हम लंबी बातचीत करते हैं और लोग फिर उतना न तो समय होता है और न ही उतना सुन पाते हैं। आजकल सुनना बहुत कम हो गया है और कोई मित्र कह रहा था कि सारे ही लोग लाइव कर रहे हैं और सारे ही बोल रहे हैं, तो फिर सुन कौन रहा है? तो ये भी एक संकट है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बीएचयू बहुजन परिवार को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा अवसर आज प्रदान किया जहां हम ये बातचीत कर पाए। ये बातचीत की शुरुआत मात्र है। मैं चाहूंगा कि जब लॉकडाउन खुल जाए तो हम आमने सामने बात करें, रूबरू बात करें। फेसबुक के बजाय मैं फेस टू फेस बात करने में यकीन करता हूं। तो मैं आना चाहूंगा आप तमाम लोगों के इलाकों में, चाहे आप किसी गांव में रहते हो, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में रहते हो, चाहे आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, इस देश के किसी भी आप कोने में रहते हैं, हम मिलेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे और मिल करके हमारे समाज का एक ऐसा खाका बनाएंगे, एक ऐसा भविष्य का एक दस्तावेज बनाएंगे जिसके आलोक में हमारा समाज आगे बढ़ सके, निरंतर आगे बढ़ता रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।